माइनॉरिटी कमीशंस, ओबीसीज, एससी एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशंस का क्या स्टेटस होगा, एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे? और हर कमीशन की अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने के बारे में सचमुच सीरियस हैं तो ये सब कमीशंस जो हैं इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी और बोल्ड स्टेप है और इसीलिए एक GOM बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्होंने इस पर गौर किया। वो लोग, एक राय उनकी नहीं हो सकी और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अब आप देख रहे हैं क्या हाल है। मगर आपके सवाल का ब्रीफ जवाब ये है कि हर डेवलप्ड कंट्री, और इंडिया का तो बहुत बड़ा इस वक्त एक स्टेटस है, उसमें द नीड ऑफ द मोमेंट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशंस। ये सेपरेट कमीशंस जो हैं छोटे, इनके ऊपर एक ओवर आर्चिंग स्ट्रक्चर की जरूरत है। बिल्कुल। और अनीस दुर्रानी साहब, कहीं ना कहीं इस तरह के जब मामले होते हैं वो सियासी पहलू जो है उसका जरूर होता है। आपको लगता है कि सियासत में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, पार्टियां अपने हिसाब से जो है वो दावे कर लेती हैं, वादे कर लेती हैं, लेकिन जो असल काम करने के होते हैं उनको किया नहीं जाता। स्ट्रक्चर कमेटी की तश्कील जो है वो आपकी पार्टी की हुकूमत ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं की सिफारिशात को जो है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जो अहम सिफारिश है उसको नहीं माना जा रहा है। आपको लगता है कि सियासी पहलू जो है वो इसका यह है कि सियासत में बैठे लोग जो है, या फिर कहा जाए जो सियासी लोग हैं, वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते? नहीं, देखिए, ये तो ना कहिए कि माना नहीं जा रहा है, माना तो गया है। और इसीलिए अभी जैसे मोहतरमा सैयदन साहिबा ने फरमाया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बना है, तो ऐसा तो नहीं है कि माना नहीं जा रहा है, लेकिन असल में एक तो दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। और फिर सियासी जिस किस्म की अफरा तफरी इस वक्त है कोलिशन गवर्नमेंट होने के नाते, वो भी एक सबब है इन चीजों को बहुत तेजी के साथ मूव न करने का। लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस मुल्क को वाकई जरूरत है, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल वजह फरमाया कि मुख्तलिफ किस्म के कमीशनों की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम शहरियों को एक इकाई समझा जाए, यकसा उनको समझा जाए, और एक यकसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाकर जो कुछ उनकी शिकायत है, जहां कहीं उनको इम्तियाज बरतने की शिकायत है, तो उसको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ बहुत मौसर हथियार साबित हो सकता है। और जो इनका बहाना है कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट का वक्त है, और या मतलब इस तरह की मजबूरियां हैं आपकी कि आपकी हुकूमत में बहुत सारे लोग जो है दूसरे भी मौजूद हैं, उनका भी सपोर्ट है, उनकी मुखालफत के चलते जो है आप लोग ये जो है जो हुकूमत है वो नहीं करती। आपको लगता है इनकी बात? मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती, अव्वल तो है कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए या न किया जाए, ये चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद पार्लियामेंट में भी रख दिया। कहीं से कोई, अब कोएलिशन पार्टनर्स की तो दूर की छोड़िए, इवन ऑपोजिशन पार्टी से कहीं से कोई मुखालफत उसकी नहीं आई। आज तक कहीं किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन नहीं बनना चाहिए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। और उसके अलावा ये कि गवर्नमेंट ने ही वो एक्सपर्ट ग्रुप भी बना दिया, और उसमें दरअसल अब हमारा जो इस वक्त डिस्कशन है वो इस बात पे होना चाहिए कि जो माधव मेनन साहब की सदारत में कमीशन वो बना था, एक्सपर्ट ग्रुप बना था, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की मोडालिटीज के लिए, उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन दो पहलुओं के ऊपर ही महदूद रहे ये कमीशन। लेकिन मैं समझता हूं कि क्यों महदूद रहे भाई, बहुत तमाम सा पहलू ऐसे हैं जहां इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको भी गौर करना चाहिए। और जो ये बात हो रही थी अभी सैयद आप फरमा रही थी कि बहुत से कमीशन हैं और वो बाकी सब कमीशन बंद हो जाने चाहिए, ये कमीशन चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बड़ी माजरत के साथ जो है उससे डिसएग्री करता हूं कि ये कमीशन की अपनी अलग एक्सपर्टीज है और अपना दायरा अमल जो है, एक्सपर्ट दायरा अमल, ये अलग। मसलन माइनॉरिटीज कमीशन है, उसका अपना अलग है। शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए यू कैन नॉट से कि सब वो बंद कर दिया जाए, उसका हिंदुस्तान में एक अलग मुकाम है। इस तरह से हर एक का अपना अलग अलग काम है, उसी तरह से इसका भी अपना अलग काम रहेगा। खास तौर से जहां इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का स्पेसिफिक केस आया, वो सामने आकर के यकीनन जो हमारी जमहूरियत की रूह है उसको बहुत जबरदस्त फरोग मिलेगा
اگر یہ کام ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ خالی امپلائمنٹ اور ایجوکیشن تک محدود نہ رہے, بلکہ یہ کہ ایک بہت بڑا مدعا ہے, مثلا یہ کہ پارلیمنٹ میں, اسمبلیز میں مسلمان جو ہیں وہ ان کا جتنا نمبر ہونا چاہیے ان کی آبادی کی مناسبت کے حساب سے اس کا 1/3 ہے ہمیشہ سے. اس کی وجہ بھی بہت سی ہیں, مثلا یہ کہ جہاں مسلم ڈومینیٹڈ کانسٹیچوئنسیز ہیں, انتخابی حلقے ہیں, ان کو شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرو کر رکھا ہے. تو وہ جو سچر کمیٹی نے بات وہ بھی اٹھائی ہے, تو ایکچولی وہ بھی ایک ہے کہ بھائی آپ نے زبردستی کر کے اور شیڈول کاسٹ کی ڈیفینیشن میں سے تو مسلمان کو نکال دیا 1950 میں ہی غلطی سے غلط کیا, وہ بھی آئین کے خلاف ہے. اس کے مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ فیور کرنا. تو دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد پھر اور بھی ظلم و ستم کیا کہ صاحب جو کانسٹیچوئنسی, جو انتخابی حلقے جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں اور شیڈول کاسٹ تقریباً نہ کے برابر ہیں, انہیں ریزرو کر دیا. تو اور ابھی بالکل لیٹسٹ چل رہا ہے, ابھی اس وقت ہی الیکشن کمیشن نے نوٹس دے رکھا ہے, 5 دسمبر کو نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ یو پی میں جب اتراکھنڈ بنا ہے تو اس میں کچھ کانسٹیچوئنسیز میں رد و بدل ہو رہا ہے. وہاں بھی انہوں نے جو پروپوز کیا ہے وہ یہی, مثلا سہارنپور کو جو ہے وہ ریزرو کرنے جا رہے ہیں, جبکہ زبردست مسلم ڈومینیٹڈ کانسٹیچوئنسی ہے. اس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا سے اپنے اعتراضات داخل کیے ہیں. تو یہ معاملات بھی ایکول اپرچونٹی کمیشن کے سامنے آنے چاہیے, اس کا بہت بڑا دائرہ عمل بڑھنا چاہیے, اس کو ریڈیوس نہیں کرنا چاہیے. اور آج ہمارے مثال میں یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ہے, سب کو برابر جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے, جو ان کی ڈیمانڈ سے وہ پوری ہونی چاہیے. اس پر بات کر رہے ہیں, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بہت جلد حاضر ہوں گے. اپنائیے میلاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. نینا, کاش میں تمہیں بتا سکتا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. زندہ تلسمات. ہاں, زندہ تلسمات. اگر تم زندہ تلسمات پہ بھروسہ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہت کیئرنگ ہو. بخار, کھانسی, زکام, سر درد, بدن درد, جو بھی ہو, ہر مرض کی دوا. زندہ تلسمات, برسوں سے ہماری صحت کا رکھوالا. اب راجیو آواس یوجنا کے انترگت سلم واچیوں کو ملے گا اپنا گھر, اپنی زمین پر اپنا گھر اور مالکانہ حق. ارے چھوڑو, یہ سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا. یہ دیکھو, ہم جیئیں گے سمان سے, جیئیں گے شان سے. راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے. اپنا بھی گھر ہوگا, اپنی عزت ہوگی. شہر میں ہی اپنا پتہ ہوگا. راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے. شہر سے جڑے اب رہیں گے ہم, روزی روٹی اور مکان کا ہوگا یہ سنگم. بچوں کی پاٹھ شالا ہو, بھوشیہ ان کا اجول ہو. راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے. گھر گھر میں نل ہوگا, پانی جھر جھر ہوگا. بھارت سرکار, راجیہ سرکار ایوم स्थानीय निकायों का साझा प्रयास. राजीव आवास योजना, सबको हक. कट्टर सोच नहीं, युवा जोश. मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता. हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की. अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत. सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया. तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी. पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही. मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही. लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया. खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला
तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। यकसा मौके कमीशन जो है वो उसकी तश्कील क्यों नहीं की गई, उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं। अब सवाल ये उठता है साहब, ये आपके पास ही हम आएंगे जफर साहब, कमीशन बना देने से आपको लगता है कि मसले का हल हो जाएगा, जिसका जो हक है वो उसको मिल जाएगा, बराबरी जो है वो सबकी हो जाएगी? कोई भी आप काम करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें और उससे ये सोचें कि बिल्कुल छड़ी फेर दी और सब काम सही हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये कि एक तो ये कि कुछ स्पेसिफिक केसेस जो उसके सामने आएंगे वो दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के उसका असर ये होगा कि पूरे मुल्क में एक मैसेज जाता है, एक पैगाम जाता है कि देयर इज समबडी वॉचिंग। और वहां जाहिर है जितने कमीशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी कचहरियां, कोर्ट्स होते हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल यही है कि वो एग्जाम्पलरी रहता है मामला। वो ये रहता है कि देखो अगर तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। तो वो काम बहुत बड़ा पर्पज सर्व हो जाएगा उससे कि पूरे मुल्क में ये बात जाएगी कि हम किसी का जबरदस्ती हक न मारें, हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, और अगर नहीं दी जाएगी तो एक पकड़ने वाला हमें आदमी बैठा हुआ है। कमीशन ये सवाल आपसे भी रहेगा मैम। हमने कहा कि बहुत सारे कमीशन, आपने भी इस बात को कहा कि पहले से ही मौजूद है, माइनॉरिटीज कमीशन है और तमाम तरह की चीजें हैं, और जो उनके काम होते हैं कई बार हम देखते हैं, अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात कर लें, उनके जो बजट है वो भी लैप्स हो जाते हैं, तो काम जो है वो बराबर नहीं हो पाते। तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई कमीशन बन जाएगा और कमीशन बनने के बाद जो है वो सबको बराबर के मौके मिल जाएंगे? देखिए, एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लूम, मतलब कि हजारों गुलाब खिले तो फाइन, दैट्स वेरी नाइस। तो ये बात, मैं जफर साहब की बात को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर क्योंकि मैं विमेंस कमीशन की मेंबर रह चुकी हूँ, 3 साल तक मैंने वहां महिला आयोग में मेंबर की हैसियत से रह चुकी हूँ, मुझे ये पता है कि कितने एम्पावर्ड हैं ये कमीशंस। और ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि एक वॉच डॉग कोई देख रहा है, उससे एक तरह से डिटरेंट फैक्टर पैदा हो जाता है। मगर इतनी बटे हुए पार्ट्स हैं, इन वे कमीशंस आर सो पावरलेस। मैं आपको, क्योंकि इस वक्त हम यंग यूथ के सामने बात कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत फ्रैंक होना चाहिए। वुमेन्स कमीशन का पावर हमको पता है कितना पावर है, इट्स नॉट अ पावरफुल कमीशन। तो इसलिए जो प्रोफेसर माधव मेनन ने रिपोर्ट लिखी थी, एंड जफर साहब वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द होल थिंग, आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट रिपोर्ट। एंड अल्टीमेटली जो 2 चीजें हैं, दोज आर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, और उसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स उसमें ऐड हो सकते हैं, मगर बजाय इसके हम अपनी एनर्जीज को प्रोलिफरेट करें। अगर हम रियली सीरियस हैं और हम वो प्रेशर डालना चाहते हैं पूरा इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी पे कि जिससे मुसलमानों को और जो भी कमजोर लोग हों, चाहे वो औरतें हों, शेड्यूल्ड कास्ट हों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, ओबीसीज हों, सफाई कर्मचारी हों, उनके लिए अगर हम मौके फराहम करना चाहते हैं तो हमको एक बहुत पावरफुल बॉडी चाहिए जो ये डिटरेंट की तरह एक्ट कर सके। और ये मेरा ख्याल है आप इस बात से एग्री करते होंगे। जी जी, आई फुल्ली एग्री विद दिस। इनफैक्ट वो पॉइंट मैं कहने वाला था, इसमें उन्होंने क्या किया है कि सिविल कोड के पावर्स तो देने का प्रपोज किया है, लेकिन पेनल पावर्स देने का प्रपोज नहीं किया है, और उसमें वो तरमीम होनी चाहिए। अब इस वक्त इसी पे बहस हो रही है, पार्लियामेंट में भी इसी पे बहस होनी चाहिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाया जाए और मैंडेट मिलना चाहिए इसको। क्योंकि मेरा ख्याल है सब लोगों को पता होगा कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो लंबे वक्त से जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से वक्त मांग रहे हैं मिलने का, तो आपको जब मिलने ही नहीं दिया जाता, बाकी जो चीजें हैं, जो आपकी डिमांड्स है वो कैसे पूरी होंगी? आपके पास उतनी मजबूती वाले जो है, या तो कह लीजिए कानून। देखिए, उसी विमेंस कमीशन के एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसका, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी तो कमीशन हैं, स्टेट लेवल पे भी स्टेट विमेंस कमीशन हैं, उनके पास कितने पावर्स हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा एक ओवर आर्चिंग स्ट्रक्चर होगा तो स्टेट में इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पावर्स, जो कि ये कमीशन, मतलब वो खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा, पर उसका मॉडल परसुएशन और उसका एक तरह से क्लाउट इतना भारी होगा कि उसके कोई किसी तरह से उसकी
प्रेजेंस जो होगी उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो कमजोर लोग हैं, जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद अपना ग्रैब नहीं कर सकते, उनके लिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग। और हाँ, जैसे कई सारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग कमीशन बने हुए हैं, जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटीज कमीशन है और दूसरे कमीशन है, वो है कई बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, कि सिर्फ देखने के लिए, तो हाँ है, कभी कभार जो है वो कुछ सिफारिशें कर देते हैं, उनकी मानना नहीं मानना फिर वो गवर्नमेंट के हाथ में, चूंकि पावर्स जो है वो उनके पास नहीं, पावरलेस रहते हैं। आप फरमा रही हैं, इसी यूपीए गवर्नमेंट के पास खुद अपनी बनाई हुई एक बनाया हुआ प्रेसिडेंट मौजूद है, जो तालीमी इसके अक़लियती तालीमी इदारों वाला कमीशन है, जिसके जस्टिस सिद्दीकी साहब चेयरमैन है ना, वो इस कदर पावरफुल कमीशन है कि वो उसमें यह है कि साहब अगर आपने स्टेट में अप्लाई किया कि मुझे माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए और उसको इतने दिन हो गए और आपके पास कोई जवाब नहीं आया, आप सीधे मेरे पास आ जाइए, और उसके बाद फिर वो अगर सही पाता है तो वो दे देता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है मामला। तो अगर एक कमीशन इतना पावरफुल बन सकता है तो दूसरा कमीशन नहीं बन सकता, उसकी यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल विल। ये जो बात है कि ठीक है खुश करने के लिए कमीशन तो बना दिए जाते हैं, और इस बार तो जो कमीशन ही नहीं बन रहा है, उसके ऊपर जो है सलमान खुर्शीद साहब भी कई बार अपने हिसाब से कोशिशें कर चुके हैं, रहमान खान साहब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जो है वो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये इस वक्त बन रहा है तो गवर्नमेंट पिछले तजर्बों की बुनियाद पर इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि ये सही मानों में फाल कमीशन बने। जैसे अभी आपने फरमाया जफर भाई ने फरमाया कि जो कमीशन है वो पावरलेस हैं या उनकी पावर बहुत डायलूट हो जाती है और अफसर किसी मसलन समन नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, लेकिन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है उसकी जो दुनिया भर के अंदर जहां जहां वो बने हुए हैं वो इस कदर पावरफुल है कि वो किसी को भी बुलाते हैं और तो उसको समन करते हैं तो उसको आना पड़ता है। तो जब तक इक्वल कोशिश यही की जा रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सजा भी दे सकते और सजा भी दे सकता है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो गौर कर रहा है वो इन्हीं चीजों पर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा इसमें जफर भाई को इख्तिलाफ है, लेकिन मुझे जहां तक मालूमात है वो यही है कि अभी इसी पर मामला चल रहे हैं कि वो ठीक है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी कई स्टेटों से उसके बारे में सख्त ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और उस स्ट्रक्चर की उसकी वजह से चीजें जो है जरा स्लो। पॉलिटिकल विल की बात हमेशा होती है। आपको लगता है कि आपके देश पे हुकूमत तो चल रही है लेकिन जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है वो बाहर रह करके कोशिशें करते हैं कि नहीं करते हैं, या जो है सिर्फ बातें हो जाती हैं? इस पर तो पूरी न सिर्फ सियासी लोग बल्कि सिविल सोसाइटी भी इस बात पे मुत्तफिक है कि ये होना चाहिए। और मैं इसमें ये इजाफा करूंगा सिर्फ एजुकेशन और जॉब के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि मजहबी बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर भी इम्तियाज अगर होता है किसी तबके के खिलाफ वो भी इसके कारकर्दगी में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। एक मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो अनीस भाई अभी ये फरमा रहे थे कि साहब वो तो फेडरल स्ट्रक्चर है, आफाकी निज़ाम है और स्टेट्स में गया हुआ है और वहां पर एतराजात हैं। उस सिलसिले में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि हालांकि सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन दोनों ने कहा था कि मुसलमानों के तादाद, मुसलमानों की का वजूद पुलिस में बहुत कम है, उसके लिए खास तवज्जो दी जानी चाहिए। उसके बावजूद इसी यूपीए गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल ने क्या किया, 2011 में कहा कि हमें 1400 नए आईपीएस ऑफिसर चाहिए, उसके लिए हम ये तरीक़ेकार अख्तियार करना चाह रहे हैं और उसको उन्होंने सारे स्टेट में जैसा कह रहे हैं सर्कुलेट किया। मैंने आरटीआई के अंदर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से सारी उनकी फाइल देख ली, खुद इंस्पेक्ट की, मुआयना किया और मैंने और मेरे साथियों ने, और मेरे पास 250 पेजेस हैं। तकरीबन हर बड़े स्टेट ने उसको अपोज किया कि नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने अपोज किया, लॉ मिनिस्ट्री ने अपोज किया, सबने अपोज करने के बावजूद होम मिनिस्ट्री ने उसको बना दिया, ऑर्डर इशू कर दिया। तो वहां पॉलिटिकल विल थी, हालांकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। 1400 आईपीएस ऑफिसर ऐसे बनाना, वो लिमिटेड इम्तिहान, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन वो काम कर दिया। लेकिन यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन में हम ये कहें कि नहीं साहब अभी तक 9.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है हुकूमत जो चाहती है उस बिल को पास करवाने के लिए नहीं, मगर इसमें एक बात है, क्योंकि मैंने भी ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स तो खैर मैंने नहीं देखे, मगर मैंने भी कहीं जीओज में ये लिखा देखा है दैट द रिक्रूटमेंट शैल बी विद अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नाउ वो ऑर्डर में लिखा है, इसका मतलब सरकार ने अपनी तरफ से जियो, लेट्स बी फेयर, जियो जारी कर दिया, वेदर उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऐसा देयर आर सो मेनी जियोज, हंड्रेड्स ऑफ जियोज इशूड। मैं जो बात कर रहा हूं वो तो हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने वो स्टे कर रखा है।
हाई कोर्ट में हम खाली हम नहीं गए, जब मैं हाई कोर्ट में गया हूं उसके बाद आईपीएस एसोसिएशन मेरे पास आई, उनके सब सीनियर अफसर मेरे पास आए और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम भी नहीं चाहते कि ये इस तरह से हो, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 1400 एडिशनल आईपीएस ऑफिसर्स। तो आप ऐसा करिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से उसकी कॉपी मुझे दे दी, हमने उनको दे दिए। उन्होंने भी कई स्टेट्स में जो है इसके खिलाफ पिटीशन कर दी, कई जगह से वो स्टेट है। सलमान खुर्शीद साहब ने खुद मुझसे बताया कि आपकी बात बिल्कुल सही है और मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने कहा है कि ये विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आज तक विड्रॉ नहीं हुआ है वो। बिल्कुल। ये आपके पास आ रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि भाई ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन है ये बनाया ही नहीं गया, पॉलिटिकल विल पावर की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और इसमें कितना वो सियासी फायदा और नुकसान देख रहे हैं, ये भी अलग बात है। आपको लगता है कि ये अगर कमीशन बनता है इससे खास तौर से मुस्लिम तबके को जो है वो कम से कम उनको बराबरी का हक तो मिल जाएगा नौकरियों में, एजुकेशन के मामलात में और तमाम तरह की चीजों में? नहीं, जरूर एकदम मुसलमानों को तो फायदा मिलेगा ही। अगर हमारे नेता और जो हमारे पार्टी की अगर सही से काम हो तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। बस ये है कि एक हिम्मत के साथ एक जब किसी को देना अगर होता है तो जब अगर कोई ठान ले तो हमारे मुल्क में कानून भी है, सब कुछ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ दिलो दिमाग की ताकत जहां लगा दी जाए, अकल की ताकत और कानून तो दे ही रहा है। कहीं कहीं लोग गुंजाइश ऐसा पैदा करते हैं कि उसमें रुकावट खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर जिस दिन हमारे यहाँ के जो भी पार्टी जिसकी हुकूमत है चाहे सेंट्रल में या स्टेट में, तो चाहेगी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम्हें चाहे तो बहाने हजार है। बस वही बात है कि वो ठीक है, आप लोग जो है वो कह देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल मजबूरियां हैं या फिर जो है वो सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो जो काम चाहते हो वो करा लेते हैं आपकी पार्टी जो है वो। ये बात जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन हो, माइनॉरिटी हो, आपका महिला आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग है और बहुत सारे आयोग हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें लोगों को एक मायने में कमीशन को मजबूती देने के लिए उसका चेयरमैन नहीं बनाया जाता, बल्कि यूजलेस लोगों को उसका चेयरमैन बना दिया जाता। इस जो उसमें जो मेंबर है उनको एडजस्ट, मतलब एज ए एडजस्टमेंट कमीशन होता और कुछ नहीं। किसी को भी लाया, अभी ये लोग नाराज होकर चले जाएंगे, इनको टिकट नहीं मिला, इनको नहीं मिला, कमीशन का चेयरमैन बना दो, किसी को सदस्य बना दो। केवल ये कमीशन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल एक बहकावा है उन लोगों के लिए जो बार बार जाके अपने नेता के हैं, अपनी पार्टी के हैं, लोग अपने लिए कुछ न कुछ मांगने। ये बात जो है तमाम कमीशन के ऊपर तो जो है उसको नाफिज ज्यादातर लोग 99% मैं समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूँ कि जफर साहब सभी लोग ज्यादा जानते हैं मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 99% कमीशन के चेयरमैनों के नाम गिनवा दो। SC आयोग के चेयरमैन बने जो मायावती जी के साथ थे और वो अपना SC आयोग का उनको चेयरमैन बना दिया, उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी यूपी में आकर के। वो यूजलेस थे मायावती के लिए। आपको क्या लगता है कि बात में है दम? ऐसा है, देखिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो करके पावर में आएगी वो जाहिर है वो ये तो कहेगी नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बना दो अपने चेयरमैन, वो तो अपने ही बनाएगी। हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती, आज भी जो है जो दिल्ली में हुकूमत बनी है नई, वो भी अपने लोगों को बनाएंगे कमीशन। जाहिर है वो तो बिल्कुल पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, स्पॉइल्ड सिस्टम कहलाता है वो। दूसरी चीज ये कि हस्मे खाली हमें ये देखना है कि जिस आदमी को कमीशन का चेयरमैन या मेंबर बना रहे हैं, तो जो कमीशन का चेयरमैन मेंबर बनाने के रूल्स रेगुलेशन से उसके खिलाफ तो नहीं है। अगर उसके खिलाफ नहीं है तो ठीक है, फाइन। तीसरी चीज ये कि क्या रूल्स में ये लिखा है कि चेयरमैन बनने के बाद कहीं अपने पॉलिटिक्स मत करो। अगर लिखा है तो फिर उसको आप जरूर उसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन अगर वो इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और रूल्स के अंदर तो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की। इस कमीशन की तश्कील क्यों नहीं की गई, क्या नुकसान इससे हो रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी कीमियाई खाद? किसानी छोड़ रहे हैं क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराइए। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतनी ही खाद खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी जमीनी जांच की तजर्बागाह में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में तग़ज़ियत बख्श अशिया, नमी और पौधे की तरक्की को देखते हुए सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही तग़ज़ियत बख्श अशिया डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे छोटे तग़ज़ियत बख्श अशिया का पता लगाना भी न भूलें। कीमियाई और हयातियाती खाद के सही इस्तेमाल से जमीन की जरखेजी बनाए रखें, पैदावारी बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बेशकीमती बैरूनी रुपया बचाने में भी ताउन दें। और हाँ, सुस्त रफ्तार से नाइट्रोजन मुहैया कराने वाली कीमियाई खादों जैसे नीम लगे यूरिया को अव्वलियत दें और पत्तों पर यूरिया का छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे।
मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें जिला काश्त अफसर या किसान कॉल सेंटर। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ये फारूकी दंत मंजन रोजाना इस्तेमाल कीजिए। आपके दांतों की हिफाजत ये फारूकी दंत मंजन करेगा। जी हाँ, ये मंजन इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दिन भर ताजगी भरी सांस और आपके दांतों को मोती जैसा सफेद और चमकदार बनाए रखेगा। फारूकी, ये कारखाना जिंदा तिलिस्मात का तैयार करदा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये है रोजी, जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों ख़वातीन को अपने घरों से बाहर आने पर राग़िब करके खुद मुख्तार बनाया। वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निज़ाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए तमाम अक़लियती ख़वातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक़लियती ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम। उम्मीद है हौसला होना है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की तश्कील क्यों नहीं की जा रही है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, खास तौर से किस तबके को जो है इसका नुकसान हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई थी। ये भी हुआ था कि इम्तियाजी सुलूक जो है वो हो रहा है, और वो मजहब की बिना पर ही नहीं हो रहा, बिरादरियों की बिना पर भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या मतलब ये जो है, क्या गारंटी है कि भाई इस कमीशन के आने के बाद आना चाहिए? हम कह रहे हैं कि आना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, डिमांड है, ये वक्त की जरूरत है, लेकिन गारंटी क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गारंटी तो होनी चाहिए कि भाई ये आएगा कमीशन तो इससे जो है ये इम्तियाजी सुलूक जो है ये नहीं होंगे
اور جو جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے گا. یہ گارنٹی جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جو کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے پاس اتنے پاورز ہوں کہ سب سے بڑے پاور جو ہے وہ سزا دینے کی ہو. جب یہ